हिंदी साहित्य पार्ट 2 बीए सेकंड ईयर इकाई 2 सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही वीडियो में। 50 बार बोल रहे हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। प्रश्न 2 अंधेर नगरी नाटक समसामयिक जीवन की व्याप्त समस्याओं को धरातल में उतारने का एक सफल प्रयास किया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की हास्य नाट्य कृति है, किंतु इस रचना का मूल उद्देश्य पाठकों अथवा दर्शकों का मनोरंजन करना नहीं है। यद्यपि इस कृति के मंचन के समय दर्शक हास्य रस में भी मग्न हो जाता है, उसके भीतर एक गुदगुदी पैदा होती है और वह अपनी हंसी रोक नहीं पाता। फिर भी वह इस नाटक के प्राण पर धर्म से ओतप्रोत हुए बिना नहीं रह पाता। इस नाटक का अंतः प्राण क्या है, नाटककार का क्या अभिप्रेरित रहा है, या इस कृति के परिणय में उसकी क्या प्रेरणा अंतर्निहित है, इसका ज्ञान कृति के प्रारंभ में ही होने लगता है। लेखक ने प्रस्तुत कृति के समर्पण में ही रचना के उद्देश्य से संबद्ध भावोद्गार अभिव्यक्ति कर दिए हैं। मान्य योग्य नहीं हो तो कोऊ कोरो पद पाए, मान्य योग्य नर तेजे केवल परहित जाए। नर शरीर में रत्न वही जो पर दुख साथी, खात पियत अरु स्वसत स्वान मंडुक अरु भाथी। तासो अब लव करो करो सो पै अब जागिए, गो श्रुति भारत देश समुन्नति में नित लागिए। अरे कहना क्या चाहते हो? भारतेंदु हरिश्चंद्र का मंतव्य स्पष्ट है। मनुष्य मन, वाणी अथवा कर्म से यदि परिहित कर सके, अपने जीवन का कुछ भाग गौ श्रुति वेद अपने देश के लिए अर्पित कर सके, तभी उसका जीवन सफल होगा। अन्यथा पशु भी अपना उदर भर लेते हैं। क्या हुआ यदि उच्च पद प्राप्त कर लिया? उच्च पद प्राप्त करने से ही कोई व्यक्ति मान्य नहीं हो सकता। वह व्यक्ति मान्य तो तभी हो सकता है जब वह किसी के काम आए, कुछ त्याग करे, परिहित करे। छल कपट, झूठ, स्वार्थ, अंधविश्वास व्यक्ति, समाज और देश की उन्नति में बाधक है। लेखक ने समाज और देश के वातावरण का जीता जागता चित्र सामने प्रस्तुत किया है। सर्वप्रथम नाटककार तत्कालीन बाजार का दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसमें घासी राम अपने चने बेच रहा है, किंतु उसके गीत में उन हाकिमों पर फप्ती कसी गई है जो जनता पर प्रतिदिन दूना टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। जना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। बात तो सही है। हलवाई जहां अपनी मिठाइयों के नाम गिना गिना कर प्रशंसा के पुल बांध रहा है, वहां वह कलकत्ता के विल्सन मंदिर के भीतर भी झांकने से नहीं चूकता। जैसे कलकत्ते के विल्सन मंदिर के भीतर ये, वैसे अंधेर नगरी के हम। देश पर विदेशी हुकूमत मजे में चल रही है। इसका मूल कारण है हिंदुस्तानी लोगों में आपसी बैर और फूट, जिसका लाभ विदेशी शासकों को मिल रहा है। अंधेर नगरी में बेर और फूट भी सस्ती है, वह भी टका शेर है, चाहे जितनी खरीद लो। भारतेंदु हरिश्चंद्र को जिणीनी के मुंह से खलवाते हैं। जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके शेर भाजी। ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। यद्यपि फूट और बेर हिंदुस्तान में पैदा होने वाले फल हैं, किंतु यहाँ बड़ा तीखा व्यंग्य है। यहाँ पर उद्दिष्ट है कि हमारी फूट और परस्पर का बैर कहाँ तक विदेशियों को लाभान्वित कर रहा है, इस ओर ध्यान देना अभिष्ट है। टके शेर मेवा बेचने वाला मुगल भी मुल्क की ही खामी का इजहार करता है। क्या बोला तूने? चूरन वाला भी देश की दुरावस्था का चित्रण करता है। देश के महाजन किस प्रकार जमा रकम हजम कर रहे हैं, कचहरी के कारिंदे खूब रिश्वत पचा रहे हैं, साहब लोग पूरे हिंदुस्तान को हजम किए जा रहे हैं। पुलिस वाले कानून की परवाह नहीं करते। पता नहीं कि वह कौन सा चूरन है जिससे यह सब बड़ी आसानी से पच जाता है। चूरन विक्रेता के माध्यम से नाटककार ने देश के अफसरों, महाजनों, लाला लोगों, पुलिस वालों तथा कचहरी के कर्मचारियों की अनैतिकता प्रधान मनोवृत्ति का उजागर किया है। चूरन जब से हिंद में आया, इसका धन बल सभी घटाया। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन सभी महाजन खाते, जिससे जमा हजम कर जाते। चूरन खाते लाला लोग, जिनको अकील अजीरन रोग। चूरन साहेब लोग, जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। देश का धन बल घटता जा रहा है। नाटककार की यह चिंता मार्मिक है। देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है, उसके उच्छेदन के बिना देश का कल्याण संभव नहीं। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। भारतेंदु जी की दृष्टि में अंधेर नगरी कोई काल्पनिक नगरी नहीं है। जो कुछ अंधेर नगरी में होता है, वह सब कुछ हिंदुस्तान में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ भौतिक वस्तुओं के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी ह्रास होता जा रहा है। वेद, धर्म, कुल, मर्यादा, ईमान, बढ़ाई सब टके शेर बेचे जा रहे हैं। पैसे के मूल्य के सामने और किसी का मूल्य नहीं रहा। जात वाला ब्राह्मण पैसे के लिए अपनी जात बेच रहा है। टके से धर्म परिवर्तन व जाति परिवर्तन हो रहा है।
1 टका दो, हम अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसे कहो वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठे को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीच को पितामह बनावें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इस तरह की सामाजिक दशा है जिसमें व्यक्ति का चरित्र पैसे से डगमगा रहा है। यहाँ हाकिम, कर्मचारी और पुलिस वाले भी भ्रष्ट आचरण के शिकार नहीं है, वरन जन साधारण में भी यह बुराई आ गई है कि वह नैतिक मूल्यों से विमुख होता जा रहा है। अंधेर नगरी की यह भी विशेषता है कि यहाँ विद्वान और मूर्ख, धार्मिक और अधार्मिक, कोकिल और वायस में कोई भेद नहीं समझा जाता, अपराधी और निर्दोष में भी कोई अंतर नहीं देखा जाता। यही इस देश की दुरावस्था है। नाटककार ने अंधेर नगरी चौपट, राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा की लोकोक्ति को अंधेर नगरी के बाजार और राजसभा में चरितार्थ होते दिखाया है। अंधेर नगरी का राजा बिल्कुल मूर्ख है, वह असंबद्ध प्रलाप करता है, उसकी जबान का कोई भरोसा नहीं। जिधर हिल जाए मंत्री लोग वैसा ही करने में प्रवृत्त हो जाते हैं। वस्तुतः अंधेर नगरी में ऐसा ही राजा का राज चलता है, अथवा जहाँ ऐसा नासमझ राजा होगा वहाँ इसी प्रकार की अंधेर नगरी होगी और वहाँ अधर्म, अन्याय, अनैतिकता तथा दुराचार खूब पनपेगा। तू समझा? हाँ। इस रचना के माध्यम से नाटककार देश की दुरावस्था एवं सामाजिक पतन की पराकाष्ठा का अवबोध कराने के लक्ष्य को ही लेकर चला है। देशवासियों की प्रसुप्त अस्मिता को जगाना तथा अपने देश की दुर्दशा के प्रति सचेत करना ही इस कृति का मूल उद्देश्य है। साहित्यकार का यह पुनीत कर्तव्य होता है कि वह देश और समाज में जो घटित हो रहा है उसके प्रति संवेदनशील रहे और देश और समाज को क्या अभिष्ट है उसको उजागर करे, चिंतन करे। बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र तो युग दृष्टा कवि थे। हिंदी साहित्य को सर्वप्रथम उन्होंने ही राष्ट्रीयता प्रधान चिंतन की भावभूमि अर्पित की, जिससे प्रभावित होकर उनके साथी और उनके परवर्ती साहित्यकार भी प्रभावित हुए। फलस्वरूप हिंदी साहित्य राष्ट्रीयता के स्वर से मुखरित हो उठा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस प्रकार देखते हैं कि अंधेर नगरी नामक पाठ्यकृति आकार में भले ही लघु है तथा उसका कथानक भी हल्का फुल्का लगता है, परंतु इसके भीतर जो उद्देश्य निहित है वह महनीय है। देशवासियों को उनकी वास्तविक कमजोरी से अवगत कराया गया है। साथ ही भारतेंदु युगीन भारत की यह सही तस्वीर सामने प्रस्तुत की गई है। किंतु यदि आज के भारत को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अभी भी यह प्रासंगिक है। झूठे और चालाक लोग आज भी सत्ता पर हावी हो रहे हैं और अपनी मनमानी कर रहे हैं। अपने तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति में देश का कितना नुकसान हो रहा है इसकी कल्पना तक नहीं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आज देश की सामाजिक दशा भी भारतेंदु युग से बेहतर नहीं कही जा सकती। उसी तरह की आपाधापी मची हुई है। जाति, धर्म और न्याय, सच्चाई, ईमानदारी आदि का कोई मूल्य नहीं रह गया है। किसी तरह पदवी प्राप्त करना मनुष्य का लक्ष्य हो गया है। अतः उक्त कृति द्वारा इस ओर सचेष्ट किया गया है कि यदि देश और समाज में ऐसा घटित होता है तो समझना चाहिए कि वह देश और समाज पतोन्मुख है। देशवासियों को सजग रहना चाहिए तथा आत्मालोचन करना चाहिए। वही शिक्षा इस प्रहसन के माध्यम से दी गई है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रश्न 3, नाटक के तत्वों के आधार पर अंधेर नगरी नाटक की समीक्षा कीजिए। उत्तर, अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध कृति है जिसे उन्होंने स्वयं प्रहसन या हास्य नाट्य कृति कहा है। वस्तुतः इसमें हास्य व्यंग्य का प्राधान्य है तथा इसका नायक धूर्त प्रकृति का है। प्रहसन संस्कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के 10 प्रकारों में से एक है, किंतु बाबू हरिश्चंद्र ने प्रहसन के सभी लक्षणों को न अपनाकर पुरातन और नवीन का सम्मिश्रण करके इस रचना को प्रस्तुत किया है। वस्तु विन्यास, नाटककार ने प्रस्तुत नाटक की कथा वस्तु को 6 दृश्यों में बांट दिया है। प्रथम बाह्य प्रांत है जहां गुरुजी अपने शिष्यों को शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं तथा लोभ त्याग कर उपदेश देते हैं। दूसरा बाजार का दृश्य है जहां प्रत्येक चीज टके सिर बेची जा रही है। टके सिर भाजी, टके सिर खाजा, जहां मेवा मिठाई टके सिर है वहां साग भाजी भी इसी भाव है। चेला गोवर्धन दास का मन लुब्ध हो जाता है, वह जी भर कर मिठाई खाने को खरीदता है। तीसरा दृश्य जंगल का है जहां गोवर्धन दास अंधेर नगरी की विशेषताएं गुरुजी से बखान करता है। चौथा दृश्य राजसभा का है जहां मूर्खाधिपति राजा विराजमान है और न्याय के नाम पर अपनी दुर्बुद्धि का परिचय दे रहा है। पांचवा दृश्य पुनः जंगल तथा छठा शमशान का है जहां गुरु की चतुराई से शिष्य के प्राण बच जाते हैं परंतु मूर्ख राजा नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के कथानक में वैसे गंभीरता भले दिखाई न पड़े किंतु तत्कालीन परिस्थितियों पर चोट करने के लिए सक्षम है तथा उन परिस्थितियों की आज भी उपस्थिति इस कथानक की प्रासंगिकता सिद्ध करती है। इसका कथा विन्यास आधुनिक नाट्य कला का आधार कहा जा सकता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है।
अंधेर नगरी नाटक की रंगमंचीयता अथवा रंग विधान। भारतेंदु हरिश्चंद्र सहज और सुलझे विचारों के सहृदय साहित्यकार थे। लोक जीवन के स्पंदन तथा लोक अभिरुचि का उनको पूरा अंदाजा था। वे जहाँ समसामयिक साहित्यिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से पूरी तरह जुड़े हुए थे, वहाँ के स्वांग, होली, रसिया, नौटंकी, लोक नृत्य, लोकगीत आदि में भी अभिरुचि रखते थे। यद्यपि उन्होंने अपने विचारों को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए कई विधाओं को माध्यम बनाए, किंतु वे नाटक को इस कार्य में शक्तिशाली माध्यम समझते थे। हास्यपूर्ण नाटक अथवा नाटकों में हास्यपूर्ण विधानों की मांग जन साधारण को अधिक रहती है। प्रस्तुत प्रहसन तो हास्य रूप ही है। हमें लोक जीवन में प्रचलित कई चीज़ों का सम्मिश्रण मिल जाएगा। राजसभा के दृश्य को स्वांग शैली में प्रस्तुत किया गया है। पद्यात्मक सेवाओं में पार्श्व थिएटर को आधार बनाया गया है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को रंगमंच के सर्वथा अनुकूल पाया जाता है। वे यह चाहते थे कि नाटक खेले अवश्य जाएं। वे स्वयं भी कभी कभी अभिनय में हाथ बटाया करते थे। उन्होंने नाटक को पाठक की वस्तु नहीं माना। उनकी हार्दिक इच्छा तो यही थी कि नाटक लिखे ही इसलिए जाएं कि उनका मंचन हो। अंधेर नगरी नाटक में कथ्य, संवाद, योजना, दृश्य विधान, भाषा शैली आदि की दृष्टि से रंगमंच पर कोई कठिनाई नहीं होती। बाजार का दृश्य भी बड़ी आसानी से संपन्न किया जा सकता है। यद्यपि देश काल के आधार पर कुछ वस्तुओं के विक्रय में जोड़ना घटाना चल सकता है, किंतु यदि यथावत भी रखें तब भी कोई अप्रासंगिकता नहीं आ सकती। बाजार में चने जोर गरम की आवाज़ के प्रति भी लोगों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। अंधेर नगरी में घासीराम गाता है, चने बनावे घासीराम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर बुरमुरे बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तौकी मैना, बोले अच्छा बना चबैना, चना खाए गफूरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सन्ना। यह गान लोक रुचि के अनुकूल है। इसमें गफूरन और मुन्ना का स्थान आज फिल्मी नायिकाओं ने ले लिया है, अतः उसमें उतना जोड़ा जा सकता है। पचलौना चूरन बेचने वाला भी सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है कि उसका चूरन भी गरीब, अमीर, हाकिम, रईस, पुलिस, एडिटर सभी की चाहत की चीज़ है। राजसभा के दृश्य का अभिनय बड़ी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उसमें भी कहीं कोई पेचीदगी अथवा असंभावना के दर्शन नहीं होते। राजा की मूर्खता का प्रत्यक्षीकरण ही वहाँ उद्दिष्ट है। राजा का असंबद्ध वार्तालाप तथा अपराधियों की पेशी ही उस दृश्य का आकर्षण है। इसके अतिरिक्त अरण्य और शमशान के दृश्यों में मंच सज्जा के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। प्रस्तुत नाटक का मंचन कितनी ही बार हो चुका है, इसकी कोई गणना नहीं। आजकल भी प्रमुख रंगकर्मी संस्थाओं के द्वारा इसका मंचन नई व्यवस्था के साथ हुआ है। इस अर्थ में इस नाटक में इतना लचीलापन है कि इसको अभिसित रूप में प्रस्तुत करके भी इसके मूल पर कोई असर नहीं पड़ता। नहीं। चरित्र चित्रण। प्रस्तुत नाटक का प्रधान पात्र राजा है, जो मूर्खता के अतिरिक्त कुछ भी प्रदर्शित नहीं करता। यद्यपि नाटककार ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी सरकार पर भी व्यंग्य किया है। इस प्रकार यह राजा तत्कालीन शासक वर्ग का ही प्रतिनिधि बन जाता है। राजा में कोई भी चारित्रिक गुण दृष्टिगत नहीं होता, सिवाय राजपद के, जो उसने किसी तरह हस्तगत कर लिया है। राजा की गरिमा के अनुकूल उसका कोई आचरण नहीं है। वह भीरू प्रकृति का है। मंत्री के पान खाइए महाराज के संबोधन में शूर्पणखा की भ्रांति से व्याकुल हो उठता है। वह मद्यप भी है। राजसभा में भी वह नौकरों से शराब मंगवाता है। उसकी न्याय व्यवस्था कैसी है, इसका अनुमान उसके कथन से ही लगाया जा सकता है। वह फरियादी से कहता है, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसा जम के भी यहाँ नहीं होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वह वस्तुतः न्याय की स्थूल बातों को भी नहीं जानता। उसके मन में जो बातें आती हैं वैसा ही कह देता है। अपराधी कोई है, दंड के लिए दूसरे को बुलाता है। इसकी मूर्खता का परिणाम अंततः उसी के समक्ष आता है और वह अपना ही सर्वनाश कर लेता है, यह तथा स्वयं फांसी के फंदे को अपने गले में लगवाता है। नाटक में गुरु और उनके दो शिष्यों की भी प्रभावशाली भूमिका है। गुरु जहाँ अधिक अनुभवी, समझदार, दुनियादारी की नीति रीति में प्रवीण तथा सूझबूझ के व्यक्ति हैं, वहीं उनका एक शिष्य गोवर्धन दास अपरिपक्व, लालची, पेटू तथा स्वार्थी है। अंधेर नगरी में जाकर वह यह भूल जाता है कि वह एक साधु है। उसे लोभ तथा जिह्वा के स्वादों से परांगमुख रहना चाहिए। गुरुजी उसे भिक्षा के लिए जाते समय उपदेश देते हैं, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या मैं नरक निदान। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। गोवर्धन दास जब अंधेर नगरी में सब माल मिठाई टका सिर पाता है, तब उसका सारा ज्ञान रफू चक्कर हो जाता है। वह गुरु के उपदेश को स्मरण नहीं रखता और लोभासक्त हो जाता है। गुरु जी के बार बार समझाने पर भी वह उस नगरी को छोड़कर उनके साथ नहीं जाना चाहता है। गुरु जी उसे समझाते हैं,
सेत से सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कभू न कीजिए वास। कोकिल वायस एक सम पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम विषय जहाँ न नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में हजार मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की है यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास को टके सिर मिठाई के सामने कोई ज्ञान और उपदेश नहीं सूझता। वह गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है, जिसका उसे बड़ा बुरा परिणाम देखना पड़ता है। गुरु जी की क्षमाशील प्रकृति है, वे इस बात की चिंता नहीं करते कि शिष्य ने उनकी आज्ञा का अनादर किया है। वे शिष्य का बालकत्व तो समझकर उस पर ध्यान नहीं देते। अतः जब शिष्य पर संकट पड़ता है तब वे शमशान में उपस्थित होते हैं। वे अपनी सूझबूझ से शिष्य को तो बचा लेते हैं, साथ ही अंधेर नगरी के राजा को समाप्त कर देते हैं। इस प्रकार गुरु शिष्य के चरित्र चित्रण को नाटक में बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गुरु और शिष्य के परस्पर संबंधों के परिपालन में भी सावधानी बरती गई है। इन पात्रों के अतिरिक्त भी मंत्री आदि हैं जो राजा के इर्द गिर्द रहते हैं तथा उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। What? अथवा वही ठकुर सुहाती कहने के आदि हैं। इसी में उनका स्वार्थ संपादन होता है। नाटककार ने बाजार के दृश्य द्वारा भी कई व्यक्तियों को मंच पर प्रस्तुत किया है, जिनमें घासीराम नारंगी वाली हलवाई, पाचक वाला कुंजड़ीन, मुगल मछली वाली ब्राह्मण आदि हैं। ब्राह्मण जात वाला है जो टके से जाति बेच रहा है, उसके द्वारा टके द्वारा होने वाले धर्म परिवर्तन पर भी प्रकाश डाला गया है। संवाद योजना। अंधेर नगरी की संवाद योजना रोचक है। संवाद छोटे छोटे नाटकीय एवं सजीव हैं, उनमें गत्यात्मकता तथा व्यंग्य कपूट है। नाटककार ने पात्रानुकूल संवाद योजना बनाई है। छोटे छोटे संवाद भी प्रसंगानुकूल एवं स्थिति चित्रण के मददगार हैं। जैसे गोवर्धन दास क्यों भाई बनिए आटा कितने सेर, बनिया टके सेर, गोवर्धन दास और चावल, बनिया टके सेर, गोवर्धन दास और चीनी, बनिया टके सेर, गोवर्धन दास सब टके सेर सचमुच, बनिया हाँ महाराज क्या झूठ बोलूँगा। गोवर्धन दास कुंजड़ीन के पास जाकर क्यों माई भाजी क्या भाव, कुंजड़ीन बाबा जी टके सेर, नींबुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके सेर। राजसभा के मध्य फरियादी और राजा तथा मंत्री के संवाद हास्य व्यंग प्रधान है, जिसे दर्शक सुनकर तथा मंच पर अभिनीत होते देख अपनी हंसी नहीं रोक सकता। फरियादी महाराज कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय दो। राजा नौकर से कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। क्या बोला तूने? मंत्री महाराज दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा अच्छा उसका भाई लड़का दोस्त आसना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। राजा अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। इस प्रकार हास्य रस की संसृष्टि करने वाले कथन हैं। कुछ संवाद ही बड़े हैं, अन्यथा बहुत छोटे छोटे कथन ही हैं। भाषा संवादों में प्रयुक्त भाषा बोलचाल की निकट है, फिर भी कहीं कहीं खड़ी बोली गद्य का रूप है तो कहीं ब्रज भाषा का मिश्रण है। गीत और कविता में ब्रज भाषा के ही शब्द प्रयुक्त हैं तो गद्यमय संवादों में खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा को पात्रानुकूल बनाने का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे उसमें सहजता दृष्टिगत होती है। महंत की भाषा सदुक्कड़ी ही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। महंत बच्चा नारायण दास यह नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है, देख कुछ भिक्षा उच्छा मिले तो ठाकुर जी को भूख लगे और क्या। इसके अतिरिक्त भाषा में लोक व्यवहार के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता तथा बनावटीपन की गंध नहीं आती। हास्य और व्यंग्य। प्रस्तुत नाटक में नाटककार का मूल उद्देश्य मनोरंजन मात्र कराना नहीं रहा है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी शासन पर व्यंग्य करना तथा देशवासियों को प्रतिबोधित करना रहा है। नाटक में जहाँ भी उन्होंने हास्य व्यंग्य का पुट दिया है, वहाँ धीरे से विदेशी शासन पर अवश्य ही फप्ती कसी है। चने बेचने वाला अपने गाने में हाकिमों पर चुटकी लेता है। चना हाकिम सब जो खाते सब पर दूना टिकस लगाते। कुंजड़ीन के मुंह से भी देशवासियों को कचोटने वाली बात कही गई है, जैसे काजी वैसे पाजी, रैयत राजी, टके सिर भाजी, ले तान का मेवा फूट और बेर। पाचक वाला भी व्यंग्य परक शब्दावली का प्रयोग करता है, जिसका संकेत भी विलायती शासन की ओर है। हिंदू चूरन इसका नाम, विलायतन पूरन इसका काम। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। महंत गुरु भी तत्कालीन नीति व्यवस्था पर प्रहार करता है। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोए।
राज्यसभा के मध्य हास्यपूर्ण उक्तियां तथा संवाद है। जब गोवर्धन दास को प्यादा पकड़ लेता है तो वह पूछता है, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं। राजा की असंबद्धता, प्रलाप सदिश भाषा एवं शब्दावली भी हास्य की सृष्टि करती है। स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों का उल्लेख, राजा की कम अकली तथा गोवर्धन दास का लोभ और संकट भी हास्य रस का संचार करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? इस प्रकार हम देखते हैं कि इस नाटक द्वारा जहां जनसाधारण का स्वस्थ मनोरंजन होता है, वहां इसमें छिपी प्रेरणा से भी साक्षात्कार है। देश तथा समाज की स्थिति परिस्थिति का परिज्ञान होता है तथा चिंतन के राष्ट्रोन्मुखी होने के लिए दिशा निर्देश मिलता है। इस नाटक की लोकप्रियता का उदाहरण यही है कि यह आज भी उसी रूप में प्रस्तुत होने पर भी अपनी प्रासंगिकता सिद्ध करने में सक्षम है तथा इसके आधार पर अन्य प्रहसन भी लिखे गए। इस अर्थ में यह नाटक प्रेरणा स्रोत भी रहा है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।